आप देख रहे हैं 10 का दमदार ट्रेड्स को और दमदार परफॉर्मेंस स्पेशली निफ्टी बैंक की तरफ से। कल की धुलाई, कल के स्क्वीज के बाद 250 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ 43,692 के लेवल्स आ चुके हैं और निफ्टी भी लगभग 80-90 पॉइंट ऊपर था, 18,757 के स्तरों पर। तो निफ्टी बैंक आप कह सकते हैं स्टेबल है, लेकिन निफ्टी बैंक में अब जो नजरिया है वो ज्यादा मजबूती का। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर आप ध्यान दीजिए क्योंकि मिड कैप्स पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज। भले ही आपको इंडेक्स 150 पॉइंट ऊपर दिखेगा, लेकिन 4:1 के रेशियो के साथ आज हमने ये पारी खेली है। डिफेंस कंपनियों में जोश देखने को मिला है, फार्मा कंपनियां एक्टिव है, आपने मेटल्स में अच्छी खासी खरीदारी देखी और एक स्ट्रॉन्गर प्ले मिड कैप आईटी की तरफ से भी साफ देखने को मिला है। तो इस दिन की शुरुआत पॉजिटिव हुई, लेकिन अब मोमेंटम क्लियरली अनुज जोर पकड़ता हुआ। मोमेंटम जोर पकड़ रहा है हर्षदा, लेकिन मैं अभी भी एक चीज कहूंगा कि थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी है ये इस जोन में। 18,750 से 18,800 का जो जोन है, और बैंक निफ्टी अब वो हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन 43,700 उसको क्रॉस कर रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 43,700 के ऊपर टिक गया अगर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मामला हो सकता है। लेकिन आज क्लियरली ब्रॉडर मार्केट में जैसा आपने बोला 4:1 का एडवांस डिक्लाइन, मतलब इससे बेटर क्या लेंगे आप। और स्टॉक्स देखिए कैसे एक एक गैप अप के बाद भी चल रहे हैं। अशोक लेलैंड फॉर एग्जांपल, इन्फो एज, कितने सारे स्टॉक्स इस समय गैप अप के बाद भी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, LTTS, HDFC लाइफ, बहुत स्टॉक्स हैं जहां पर क्लियरली मोमेंटम है। अच्छा, लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। ये लिस्टिंग बड़ी है एक्चुअली, इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर देते हैं, और क्योंकि इसकी लिस्टिंग अब बस थोड़ी देर में होने वाली है। और हर्षदा, ये एक ऐसी लिस्टिंग है जो मतलब ऑब्वियसली इसमें आपको पैसा लगाना चाहिए था, लगाया होगा लोगों ने, और काफ़ी सब्सक्राइब भी हुआ था 66 टाइम्स। इसको कई लोग डिक्सन के साथ कंपेयर करते हैं ऑब्वियसली, हालांकि प्रोफाइल थोड़ी अलग है, लेकिन इसमें एक जो चीज़ अच्छी है कि इसकी ROC, ROE, इसके मार्जिन प्रोफाइल बहुत शानदार है। ये मुझे लग रहा है कि एक ऐसा स्टॉक है जो लिस्टिंग के बाद भी मुझे लग रहा है डबल हो सकता है, लिस्टिंग के बाद भी ये। और लिस्टिंग 400 पे होने के मेरे ख्याल से वो लग रहा है, अंदाज़ा लग रहा है यहाँ पर। और 361 तो इंडिकेटिव प्राइस आया था और 285 के इशू प्राइस के सामने अब नियरली 396 के करीब लिस्टिंग, 396.45, 398, देखिए 400 मान लीजिए आप, इसकी लिस्टिंग हो चुकी है 40% प्रीमियम के साथ, यानी कि बहुत ही शानदार लिस्टिंग। और ये एक दूसरी बहुत शानदार लिस्टिंग रही है। मैनकाइंड फार्मा एक अच्छी लिस्टिंग थी। अच्छा, मैनकाइंड भी लिस्टिंग के बाद रुका ही नहीं, वो मतलब उसने मौका दिया ही नहीं आपको। IQ भी बहुत इंटरेस्टिंग है, 400 रुपये। अब देखिए इसमें क्या होता है हर्षदा, ऐसी कंपनियों में अगर आपको लिस्टिंग में नहीं मिला, 66 टाइम सब्सक्राइब हुआ होगा, आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा 400 पे लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर आपको लकी रहे आप और किसी दिन 350 मिल जाए आपको, तो उसमें फिर एवरेज कर दीजिए। उसके नीचे नहीं मिलेगा आपको, ये मान के चलिए उसके नीचे नहीं मिलेगा। वो इशू प्राइस को भूल जाइए, इशू प्राइस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इन्होंने एक अच्छा वो कुशन रखा था, ये एक बहुत बड़ी फायदे की चीज़ थी। अच्छी कंपनी, अच्छी मैनेजमेंट पेडिग्री और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। जैसे मैं कह रहा हूँ 400 पे, फिर 350 पर आपको ऐड करने को मिल जाए तो फिर आप रखिएगा स्टॉक को। लेकिन प्रोफाइल इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है और काफी शानदार है। तो और इनफैक्ट मैनकाइंड आप जो मेंशन कर रहे थे, और IKEA के बाद अब उम्मीद जग गई है कि IPO मार्केट में भी रिवाइवल आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपको याद होगा पिछला साल तो रफली एक वॉश आउट साल हो रहा था। जिन लोगों ने एप्लीकेशन तैयार की थी, प्रोस्पेक्टिस तैयार था, वो मार्केट की करंट सिचुएशन या फिर ओवरऑल सेंटिमेंट को लेकर IPO के साथ आगे नहीं बढ़े। लेकिन ये अलग हटके बिजनेसेस हैं जिनके पियर्स एस्टैब्लिश्ड है बाजार में, और उन्हीं के सामने अब और नए प्लेयर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से अब क्लियरली जो आप कहते हैं ना दरवाजे हैं, वो खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं फिर IPO मार्केट के। और अच्छा है जब प्राइमरी मार्केट में इस तरह का एक्शन आए, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, स्पेशली जब लिस्टिंग अच्छी होती है और रिटर्न्स भी बनते हैं। एब्सोल्युटली, प्राइमरी मार्केट में अच्छी लिस्टिंग मतलब मार्केट का कॉन्फिडेंस क्लियरली वो बढ़ाता है, वो एक अच्छी चीज़ है। चलिए अब एक काम करते हैं हर्षदा, 10 के दमदार ट्रेड्स में जो फ्रेश ट्रेड्स हैं वो लेना शुरू करते हैं। पिछले शो से हमारे साथ प्रशांत और मानस जुड़े हुए हैं, और गौरव और नीलेश जुड़ेंगे इस शो में। मानस, आपसे शुरुआत करेंगे इस समय की फ्रेश कॉल्स। देखिए, दो स्टॉक हैं, एक बायस रिकमेंडेशन और एक सेल रिकमेंडेशन। डिफेंस में बहुत स्ट्रेंथ लग रही है, BL, HL ऐसे स्टॉक काफी बेहतरीन लग रहे हैं। मेरा पिक इस टाइम के लिए HL है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। HL में स्टॉप लॉस 3740 के नीचे लगाइए, और ऊपर की तरफ टारगेट 4050 तक के देखने को मिल सकते हैं HL में, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है।
बिकवाली करनी है आयशर मोटर्स में, जहां पर अब आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। कल एक बहुत ही अहम सपोर्ट 3550 का स्टॉक ने ब्रीच किया। आज भी वीकनेस है स्टॉक में। तो आयशर मोटर्स में करंट लेवल्स पे भी आप बिकवाली कर सकते हैं। 3561 के ऊपर आपको स्टॉप लॉसेस लगाने हैं और नीचे की तरफ 3400 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए ठीक है। तो ये आयशर मोटर्स पर सेल आ गया है इस समय। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड्स? जी अनुज जी, गुड मॉर्निंग। अर्चना जी, गुड मॉर्निंग। मेरा फर्स्ट पिक होगा ब्रिटानिया, 5,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मैं 4,960 4960 स्पॉट में स्टॉप लॉस रखूंगा। मेरा टारगेट होगा 5,075 5,075। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा गोदरेज कंज्यूमर। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1,045 1045 और टारगेट मेरा होगा 1,095 1095। दोनों ही एफएमसीजी सेक्टर से, मुझे लग रहा है सेक्टर सपोर्ट स्ट्रांग है, तो इन दोनों में बने रह सकते। ओके, चलिए तो ये हो गई इस समय की ट्रेड्स। अब एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए गौरव और नीलेश को जोड़ लेते हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग। गौरव, आपकी ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग। पहला रिकमेंडेशन जो होगा वो है पीसीबीएल में, फिलिप कार्बन लिमिटेड में। यहाँ पे अगर आप अनुजी देखेंगे तो एक अच्छा एक ब्रेकआउट हमको देखने मिला है वीकली चार्ट से। मल्टी ईयर ब्रेकआउट है इसके अंदर। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है, वीकली कैंडल काफी स्ट्रांग बनी है और ब्रेकआउट्स के ऊपर फिलहाल सस्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप 148 के स्टॉप से पीसीबीएल बाय कर सकते हैं। ऊपर में स्टॉक जो है 175 के लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो है वो है रेन इंडस्ट्रीज का, जहाँ पे भी एक अच्छा एक फॉलिंग ट्रेंड का ब्रेकआउट देखने मिला है। आप इसको एक ट्रायंगल पैटर्न में भी फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक अच्छा एक प्राइस स्क्वीज देखने मिला है। तो काफी एक अच्छी अपसाइड, तुरंत अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, जहाँ पे आप 185 के लेवल्स के लिए इसको बाय कर सकते हैं और इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 160 का होगा। ओके। नीलेश, गुड मॉर्निंग। नीलेश, आपकी पिक्स क्या होंगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू अनुज जी एंड सभी को। देखिए, दोनों खरीदारी के काउंटर है, खरीदारी पे ही फोकस है। सबसे पहले एफएमसीजी स्पेस में से आईटीसी, यहाँ पे लगातार स्ट्रेंथ हमने पिछले कुछ एक महीनों में देखी है और ये स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। अंडरटोन काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नजर आ रहा है। एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे हमें आता हुआ नजर आ रहा है चार्ट पे। अब ऊपरी स्तर पर 460 एंड 470 ये दो टारगेट्स ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। आईटीसी में खरीदारी करने की सलाह होगी। 451 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। 445 का स्टॉप लॉस अपना होगा। 460 से 470 के दो टारगेट्स होंगे। वहीं जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है इन्फो एज, नौकरी। यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़े टाइम फ्रेम पे राउंडिंग बॉटम भी बन रहा है, साथ ही साथ एक डबल बॉटम यहाँ पे बना है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो 3300 के आसपास का एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे 4400 के आसपास इन्फो एज को लॉन्ग करें। ऊपरी सर पर 4500 एंड 4550 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 4360 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। इस समय की कॉल्स आपके लिए पूरी हुई। निफ्टी में इस समय मोमेंटम बना हुआ है और दोनों के दोनों गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स एक बार जरा लेकर आइए। मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस, दोनों में इस समय मोमेंटम। मानस, दोनों में से कोई या दोनों या कोई भी नहीं? तो मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करनी है, क्योंकि अगर आप देखिए तो 3 या 4 दिन पहले हमने एक ब्रेकआउट देखा था और वो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था। उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा। पोजिशनल बेसिस पे तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1134 का आपका स्टॉप लॉसेस रहेगा और टारगेट रहेंगे 1225 के आसपास का। ये पोजिशनल ट्रेड होगा। पोजिशनल ट्रेड। आज हश्ता मोमेंटम है क्लियरली। जो बीटन डाउन स्टॉक्स थे, कल पीएसयू बैंकों की बात हुई थी। निफ्टी पीएसयू बैंक लेकर आइए एक बार जरा। यहाँ पर अब अच्छा मोमेंटम है इनफैक्ट इस समय। और ये देखिए अब करीब करीब 1% ऊपर। मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी शायद सेकंड हाफ में थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जिस तरीके से कल यहाँ पर सौदे बने थे। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में क्या हुआ एकदम से फिर से देखिए ये स्टॉक, ये ग्रेविटी डिफाइंग स्टॉक है इस समय। 3.5% का मूव, 3830। शानदार शानदार मूव यहाँ पर। 3830 माइनस का कॉल था ये यहाँ पर, ऑब्वियसली 4050 के टारगेट के साथ। एक और स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था परसों, उसको हमने स्पॉट किया था शायद, रेन इंडस्ट्रीज। एक बार लेकर आइए। 161 था उस दिन उसका रेट रेन इंडस्ट्रीज का, आज 171। और इसमें मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जो मैं एक रीज़न जो उसको बार बार कैच कर रहा हूँ, ये एफएनओ में लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है रेन का। इसके बाद एफएनओ में अवेलेबल नहीं होगा ये स्टॉक। और अगर आप पैटर्न देखें, जो स्टॉक्स एफएनओ से बाहर जा रहे हैं लास्ट मंथ में, स्पेशली अगर बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती है। ये एक और कारण है कि रेन इंडस्ट्रीज में एक अच्छा मूव। 9% का ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन जो आपको दिख रहा है वो इसीलिए है क्योंकि अब यहाँ से ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं, सिर्फ कम होगा, क्योंकि ये स्टॉक अब रहेगा नहीं एफएनओ में इस सीरीज़ के बाद। इस पर भी एक इनफैक्ट चेक ले लिया जाए। प्रशांत जी, कोई व्यू आपका रेन इंडस्ट्रीज पर?
जी, अगर मैं इसके पैटर्न को देखूं तो इसमें कुछ दिनों पहले निचले लेवल से बहुत अच्छी बाइंग आके एक ब्रेकआउट दिया था। अभी हम जैसे आपने कहा 171 पे, मुझे लग रहा है कि आप 165 पे एक स्टॉप लॉस रख के फ्रेश बाय भी कर सकते हो। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी वही होना चाहिए। एक रेंज ब्रेकआउट हुई है तो मैं रेंज की जो डेप्थ है वो रेप्लिकेट होने के ऑलमोस्ट लक्षण देख रहा हूँ और हम ऑलमोस्ट 185 से 190 तक जा सकते हैं। 185 190 तक जाने की पूरी क्षमता रखता है रेन इंडस्ट्रीज का शेयर। और हिस्टोरिकली आप देखें जो भी स्टॉक वायदे से निकला है उसके बाद उसमें अच्छी तेजी आती ही है। तो ये अब करीब 2% का मोमेंटम आपको कैश में दिखा रहा है और अच्छे पिकअप की तरफ इशारा भी है। अच्छा, एक दो ट्रेड्स आपको मैं पेश कर देती हूँ जहां पर इस घंटे कुछ फ्रेश पोजीशंस अनवाइंड हो रही है। हीरो मोटो कॉर्प कल से ही कमजोर था। जब वो एमसीए इन्वेस्टिगेशन की बात आई तो वो स्टॉक नरम है, अब करीब 1% नीचे। आयशर मोटर्स में भी कुछ पोजीशंस हल्की होती हुई दिखाई दे रही है, वो भी सॉफ्टर साइड पर ट्रेड करता हुआ। और बजाज ऑटो में भी हमने देखा लगभग 1% तक का करेक्शन। इसे कैसे पढ़ेंगे आप? नीलेश बताइएगा। तीनों ही काउंटर्स हल्की मुनाफा वसूली का इशारा करने लगे हैं। बिल्कुल अर्चना जी, देखिए ऑटो स्पेस में जो वीकेस्ट काउंटर है वो है आइशर मोटर। जब ओवरऑल ऑटो स्पेस में जब स्ट्रेंथ देख रहे थे तब इसने पहला इंडिकेशन दिया था, ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी। अब एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा डैमेज होता हुआ नजर आ रहा है। निचले स्तरों पर अगर हम लोअर लेवल्स की बात करें तो 3300 तक की डाउनसाइड यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है इमीडिएट बेसिस पे। एक गैप एरिया भी है, मेरे ख्याल से वो गैप फील होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे एक बिकवाली का ट्रेड हो सकता है, कोई भी उछाल मिले तो इसे सेल करके चले। सेकंड सेल अपॉर्चुनिटी हो सकती है हीरो मोटोकॉर्प में, वहां पे भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर खराब होता हुआ नजर आ रहा है। 2700 तक के लोअर लेवल्स हमें यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। 2850 2860 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। तो ये दो काउंटर्स होंगे जहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस और हमें देखने को मिल सकती है। तो थोड़ी सी और वीकनेस बढ़ने के आसार इन क्लियरली टू व्हीलर काउंटर्स में। एक तरफा तेजी देखने को मिली भी थी तो शायद लोग एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं इन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली की। माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग 1% ही सही, ऐसा नहीं है कि क्रैक हो रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं, लेकिन 1% का दबाव आ गया है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा अगर आप इन स्टॉक्स में पोजीशन होल्ड करते आए हैं। ये है फिलहाल आपके लिए इस समय इन ऑटो कंपनियों पर राय। 18750 के आसपास ही आपको निफ्टी दिखाई दे रहा है अब, और निफ्टी बैंक भी 200 पॉइंट ऊपर। अब कंफर्टेबल लेवल्स पर इस समय इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं। चलिए इस बीच अब रुख करते हैं बिग मार्केट वॉइस की तरफ, और बाजार की बिग पिक्चर कैसी है उसी को समझने के लिए आज हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज रूबरू हो रहे हैं निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोरा से। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोरा, और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं राहुल गुड मॉर्निंग। मार्केट में एक वन वे रैली इस समय जो अब अगर हम मार्च से देखेंगे, मार्च लो से तो सबको लगा कि बहुत बड़ी रैली हो गई, लेकिन मैं अभी रिसेंटली सुनील सिंघानिया सर से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 में भी हम 18,600 पर थे, तो हम टेक्निकली वहीं पर हैं और 1.5 साल की अर्निंग्स उस बीच में इतनी शानदार रही हैं। तो आप किस कैंप में हैं? आप मानते हैं कि इन लेवल्स पर अभी भी रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है या आप यहाँ पर थोड़े कॉशियस होंगे आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी अनुज। और इसका जवाब देने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि इट्स अमेजिंग टू सी योर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक इट्स इंस्पायरिंग एंड योर व्यूअर्स शुड टेक a lot of inspiration and heart from it. So थैंक यू। मैंने आपसे ही इंस्पिरेशन ली थी एक्चुअली। हम दोनों ने नोवाक जोकोविच और नडाल से लिया है, लेकिन बट फुल क्रेडिट टू यू फॉर दैट। बट अनुज, आई थिंक आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, क्योंकि अगर 2 साल से मार्केट इफेक्टिवली कहीं गया नहीं है, 18-20 महीने जैसे आप कह रहे थे, पर एक होता है अनुज, हिस्टोरिकली हमने देखा कि अगर मार्केट किसी रेंज से टूटता है या कोई स्टॉक टूटता है, जिस भी रेंज के ऑन विच एवर साइड ऑफ द रेंज इट ब्रेक्स आउट, तो वहाँ जाके थोड़ा नहीं रुकता, फिर थोड़ा रीरेट हो जाता है। तो मुझे यही लगता है कि अगर, क्योंकि हम ऑल टाइम हाइज के इतने करीब हैं, अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो ये सिर्फ 18,800 या 19,000 पे नहीं रुकेगा। हो सकता है देयर बी एन अटेम्प्ट एट 20,000 ऑन द निफ्टी, और लोग शायद इसके लिए तैयार भी नहीं थे कुछ महीने पहले, राइट। इसमें 2-3 चीज़ें अनुज। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो इंडिया के लिए हुई है कि क्रूड जो है वो 70-80 के बीच में आराम से फिट हो गया। अभी कुछ ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रूड में नहीं दिखने को मिल रही, और ये हमारे इन्फ्लेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन है अनुज वो सप्लाई साइड है, वो डिमांड साइड नहीं है। जैसे यूएस में 50% इन्फ्लेशन हाउसिंग का है, हमारा 50% जो है वो खाने के पदार्थ से है, और उनका तेल से डायरेक्ट संबंध है। तो एक वो है।
दूसरा आई थिंक जो हेडलाइन इन्फ्लेशन लास्ट आई है WPI की जो -3.5 और CPI की 4% के आसपास, वो RBI को बहुत कंफर्ट देगी। एक ही जोकर इन द पैक है जो US फेड ने पिछले 2-3 दिन में किया है, जहां पे हिंट कर रहे हैं कि शायद 1-2 हाइक और होंगे, और अगर हाइक ना भी हो तो कट शायद अगले 18-24 महीने में ना हो। मेरे को लगता है कि अगर ये कमेंट्री नहीं आई होती तो देयर वाज अ गुड चांस कि दिवाली तक हम इंडिया में पहला रेट कट देख लेते, राइट। आपकी GDP ग्रोथ 7% आई है, मोस्ट पीपल आर प्रोजेक्टिंग 6% फॉर करंट फिस्कल ईयर। उसके चलते अनुज अगर आप देखें जर्मनी रिसेशन में चला गया है, न्यूजीलैंड में रिसेशन चालू हो चुकी है, चाइना के डेटा पॉइंट्स इतने वीक आए हैं। तो अगर आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो आप ग्लोबल एलोकेशन कर रहे हैं, तो इंडिया डेफिनेटली इज लुकिंग लाइक द प्लेस टू बी, बिकॉज हमारे मैक्रोज काफ़ी शानदार शेप में हैं। जो हम अक्टूबर नवंबर लास्ट ईयर में बात कर रहे थे कि दुनिया में रिसेशन अब तक आ जाएगी, इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट होगा, ग्रोथ 5-5.5% होगी, नथिंग हैज़ प्लेड आउट टू दैट इफेक्ट। तो आई थिंक ये एक लॉजिक है कि बाजार यहाँ पे क्यों है और 17,000 या 18,000 पे नहीं है। और मुझे लगता है कि कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड कि अगर ये ऑल टाइम हाई टेकआउट हो गया तो ये शायद 20,000 पे एक डार्ट जरूर मारेगा और बहुत जल्दी मारेगा। बहुत इंटरेस्टिंग, 20,000 मतलब यहाँ से भी करीब और 2,000 पॉइंट की रैली। तो इसको लीड कौन करेगा, बैंकिंग या कोई और सेक्टर? अनुज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स कुड बी रिलायंस मेरे हिसाब से। बैंकिंग एट द मार्जिन, बिकॉज बैंकिंग में क्या हो रहा है अनुज कि आप आज पीक ROA, पीक नेट इंटरेस्ट मार्जिन, पीक एसेट क्वालिटी, पीक क्रेडिट ग्रोथ, सब कुछ पीक चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे पिछले 2 क्वार्टर में ICICI बैंक के रिजल्ट्स, मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक ने कुछ खास किया नहीं है, यू नो, क्योंकि अब लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ से निम्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे या थोड़ी रिटेल पे शायद कोई स्लिपेजेस वगैरह आए एसेट क्वालिटी वगैरह पे, क्योंकि सब कुछ पीक पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तो रिलायंस हो सकता है, दूसरा कंज्यूमर हो सकता है, क्योंकि RBI गवर्नर ने भी अपनी स्पीच में कहा था कि रूरल में थोड़ी रिकवरी अब दिख रही है, रबी क्रॉप सीम्स टू बी ऑन ट्रैक, एंड बाय ऑल मेट्रिक्स आई थिंक अनुज अगर मॉनसून 85-90% भी नॉर्मल हो गया ना, विच इज बिलो नॉर्मल, आपके रेजर्वॉयर लेवल जो हैं वो 21 साल के हाई पे हैं। उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दे ऑन अ पैन इंडिया बेसिस 21% हायर देन आवर लॉन्ग टर्म एवरेज। सो आई थिंक अगर थोड़ा 10-15% मिस भी हो गया मॉनसून में तो उतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैनेज हो जाएगा फ्रॉम अ क्रॉप पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक रिलायंस, FMCG, फार्मा एंड सीमेंट। रिलायंस पर आप क्यों इतना बुलिश हैं? क्योंकि काफी लोगों को परेशान किया रिलायंस ने, कुछ स्टॉक चल ही नहीं रहा है ये। अनुज आप ये भी याद रखिए कि रिलायंस का एक 10 साल का कंसोलिडेशन था, वहां से ब्रेकआउट होके मल्टी बैगर हो गया था, जैसे लीवर के साथ भी हुआ था। तो थोड़ी देर की कंसोलिडेशन में कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये एशियन पेंट्स में भी आपको देखने को मिलेगा, HDFC बैंक में भी हुआ है। आई थिंक जो कोर बिजनेस है उसके अलावा जो वो एट द मार्जिन कर रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे बिजनेस में उनका राइट टू विन है, चाहे वो मीडिया हो, एंटरटेनमेंट हो, टेलीकॉम हो, रिटेल हो, और नंबर सब दिख रहे हैं। आपको याद होगा अनुज जब 8-10 साल पहले ये इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या होगा, बट देयर हैज बीन अ डेमोन्स्ट्रेटेबल ट्रैक रिकॉर्ड एंड देयर इज अ राइट टू विन, क्योंकि आज की डेट में आप या तो मार्केट लीडर हैं या मार्केट लीडर को उस स्पेस में चैलेंज कर रहे हैं, राइट। तो आई थिंक इवन द नॉन ऑयल एंड गैस बिजनेस विच आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एबिडा कंट्रीब्यूशन नॉन ऑयल एंड गैस से बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ सो इट विल नॉट बी के रिलायंस यहाँ से डबल हो जाएगा, पर जितना उसका वेट है अगर वो आपको 15% भी कंपाउंडिंग दे दे तो बहुत लोग बहुत खुश होंगे रिलायंस से। फार्मा एक और सेक्टर है जो बहुत अंडर परफॉर्म कर चुका है, कंज्यूमर भी बहुत अंडर परफॉर्म कर चुका है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि अर्निंग्स जो हैं आपको पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे। फार्मा में डोमेस्टिक फार्मा की मैं ज्यादा बात करूंगा, नॉट पीपल दैट हैव अ ग्लोबल एक्सपोजर। और जैसे मैंने कमोडिटी प्राइसेस की बात की, अगर जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री जब हम सीमेंट कंपनी से बात करते हैं फर्स्ट क्वार्टर के बाद रिप्लेनिश हो जाएंगी, तो आई थिंक जो बाकी के 9 महीने बचे हैं इस फीसदी में आपको बहुत पॉजिटिव सरप्राइज मिलेगा। तो ये 3 सेक्टर्स आई थिंक लीड करेंगे अलॉन्ग विद रिलायंस। आई थिंक इफ बैंक निफ्टी इज एट बेस्ट अ मार्केट परफॉर्मर तो हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल, बैंक निफ्टी फिर अगर रिलायंस चल जाए और बाकी सेक्टर चल जाए तो बैंक निफ्टी मार्केट परफॉर्म भी करे तो ठीक है। IT का जिक्र नहीं किया आपने। आज सुबह सुबह जो खबर आई TCS को लेकर, वो एक बड़ा क्लाइंट, वो डील रिन्यू नहीं हुई, उसका थोड़ा कंसर्न है, लेकिन मिड कैप IT में बहुत शानदार मोमेंटम है, एक डायकॉटमी बन गई है, लार्ज कैप में सेलिंग आती है, मिड कैप में बाइंग आती है। तो आई थिंक अनुज इसमें हमारा हाउस व्यू जो गिरीश का रहा है कि FY24 में अगर हम देखें जो करंट फीसदी है उसमें चाहे टॉप लाइन हो चाहे बॉटम लाइन हो, हमारे कवरेज में जितने लार्ज कैप कंपनीज हैं कोई डबल डिजिट आपको प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं देखा। आई थिंक उनकी टॉप लाइन ग्रोथ 3 से 5% है
और अर्निंग्स ग्रोथ आई थिंक 6 से 8% के आसपास है। FY25 में क्योंकि यहाँ पे बेस डिप्रेस्ड है, थोड़ा बेटर हो सकता है, लेकिन वो भी चैलेंज हो सकता है क्योंकि अभी तक यूएस का रिसेशन आया नहीं। तो अगर यूएस का रिसेशन आता है इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर तो FY25 के आंकड़े भी आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेंगे। जिस कॉन्ट्रैक्ट की आपने बात की, हालांकि वो ऑलमोस्ट 70-80% कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये दर्शाता है कि मूड इतना पॉजिटिव नहीं है। आपने डेफिनेटली ईपैम का देखा होगा जो और बहुत सारे ऐसे हैं, देखिए क्योंकि जो BFSI कंपनीज हैं या जो भी, इनके लिए डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग हो जाती है जो आपके क्लाइंट्स हैं। तो ये नेसेसरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो, वो डिफर भी हो सकते हैं। तो अगर वो डिफर हो जाए 12-18 महीने तो आपकी करंट ईयर की अर्निंग्स पे ऑब्वियसली इंपैक्ट आएगा जो आपने अज्यूम किया है। मुझे लगता है अनुज इसको खरीदने का वक्त शायद दिवाली के आसपास होगा। उस वक्त हमें तक आई थिंक अगले 4-5 महीने में हमें पता चल जाएगा अंदाजन कि यूएस इकोनॉमी में हो क्या रहा है और क्लाइंट कैंसिलेशंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं जो जुलाई में, थोड़ी कमेंट्री उस लेवल पे चालू हो जाएगी। तो अभी देयर इज नो नीड टू गेट इन अ हरी is my sense. There is no need to be massively underweight as well. अगर मार्केट का वेटेज 12-13% है, आप 200-300 बेसिस पॉइंट अंडरवेट रह सकते हैं। लेकिन आई थिंक यहाँ से अगर आपको 10% और नीचे मिल जाए, यू कैन सर्टनली स्टार्ट निबलिंग इन। आपको अल्फा इतना शायद ना मिले, इसीलिए मैंने इतना जिक्र नहीं किया। ठीक है। सीमेंट में आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी? मतलब अंबुजा, ACC तो खैर आपकी प्रेफर्ड पिक्स नहीं है, लेकिन उसके अलावा कुछ और? आई थिंक अनुज अल्ट्राटेक इज डेफिनेटली, जिस तरह से कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात हो रही है, आई थिंक अल्ट्राटेक विल डेफिनेटली बी वन। मिड कैप से आई थिंक दालमिया सीमेंट। अगेन हमारा बेसलाइन असम्पशन यह है अनुज के मोस्टली सीमेंट कंपनीज की वॉल्यूम ग्रोथ अगले 2 साल 8 से 12% होगी। और क्योंकि पेटकोक, कोकिंग कोल, क्रूड प्राइसेस काफ़ी कम हो गए हैं, ये काफ़ी सारे कंपनीज हैं जो एबिडा पर मेट्रिक टन आपको 1000 से 1500 के बीच में चले जाएंगे, जो आज की डेट में नहीं है। आई थिंक ब्रॉडली सीमेंट कंपनीज आर बिटवीन 700 एंड 1100। हमारा मानना है कि यह 1000 से 1500 के बीच में हो सकता है। तो आई थिंक अल्ट्राटेक इन द लार्ज कैप, दालमिया इन द स्मॉल कैप, मिड कैप, एंड आई थिंक अगर आप डाउन द मार्केट कैप चेंज आए तो आप जेके ट्विंस भी देख सकते हैं या बिरला कॉप भी देख सकते हैं। तो आई थिंक अगर सीमेंट में अगर एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो 2 स्टॉक्स जो आपने जिक्र किया, उनके अलावा ये कुछ 4-5 नाम हैं जो सीमेंट में हमें लगता है कि अच्छा कर सकते हैं। बहुत शानदार। फार्मा में, सॉरी नाम मिस हो गए थे, फार्मा में कहाँ बोले? फार्मा में अनुज जैसे मैंने कहा, या तो आप एक बहुत ही बेहतरीन हाइब्रिड मॉडल ढूंढिए यूएस और डोमेस्टिक के बीच, जैसे सन फार्मा है, या फिर आप फिर डोमेस्टिक फोकस ही रखिए क्योंकि सन का स्पेशलिटी पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे कि सिकोवा, इलूमिया जो ड्राई आइज और सोरियासिस के ड्रग्स हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी इंडियन कंपनीज की इतनी तगड़ी पकड़ नहीं है स्पेशलिटी में जैसे सन की ग्लोबल मार्केट्स में है। तो और सन का डोमेस्टिक बिजनेस भी ठीक है। अगर मैं डोमेस्टिक में देखूं अनुज, तो मुझे लगता है कि टोरेंट फार्मा इज लुकिंग गुड। ऑब्वियसली दे मेड वन वेरी बिग एक्विजिशन 2000 करोड़ का रिसेंटली, वो इंटीग्रेट होने में थोड़ा समय लगेगा, बट आई थिंक टोरेंट इज लुकिंग गुड। अजंता फार्मा एक हमें लगता है काफी अच्छा नाम हो सकता है। जेवी केमिकल्स, और एक रीसेंट लिस्टिंग है अनुज जो करेक्ट होने का नाम नहीं ले रही, वो मैनकाइंड है। आई थिंक अगर वो आपको 1300 के आसपास मिल जाए, 1250-1300 के आसपास, इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट। तो आई थिंक ये कुछ नाम है, सन, टोरेंट, अजंता, जेबी और मैनकाइंड अगर 1250-1300 पे मिल गया तो आई थिंक वहां पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। लिस्टिंग की बात की आपने, आज एक इंटरेस्टिंग लिस्टिंग होने जा रही है आईक्यू की, और बहुत लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं डिक्सन के साथ कि क्या ये नेक्स्ट डिक्सन बन सकता है। यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? 400 के करीब लिस्ट हो चुका 400 के करीब। ओके, तो आई थिंक अनुज ये एग्जैक्टली डिक्सन से कंपेयर नहीं हो सकता क्योंकि डिक्सन सर्व्स अ लॉट मोर इंडस्ट्रीज और उनका बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कंपनी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये ODM प्लेयर है, पहले तो लाइटिंग में है, प्रीमियम लाइटिंग में है। अब आप कह सकते हैं कि लाइटिंग कैन बी ए कमोडिटी प्लेयर, वो मैं समझता हूँ, वर्किंग कैपिटल के थोड़े इश्यूज होंगे, बट आप इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 32%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 40%। मार्जिन्स देखिए, ग्रॉस मार्जिन्स आर द हाईएस्ट इन कंपेरेबल पीयर्स। एबिडा मार्जिन्स कुछ 22-23% हैं, और अगर आप 9 महीने के नंबर्स को एनुअलाइज करें तो ये साल का जो FY23 का जो वैल्यूएशन बनता है पी पे, वो करीबन 34-35 टाइम से बनता है। तो अगर ये 2 साल 25% ग्रो कर ले अनुज, तो फिर आपकी वैल्यूएशन इन द लो 20s आ जाती है। तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये स्टॉक ये साल डबल हो जाए, ये साल के एंड से पहले ही डबल हो जाए, क्योंकि हमें डिक्सन का अनुभव है और क्या हुआ था
आई थिंक 3,000 का स्टॉक कुछ 20-25 हज़ार रुपए हो गया था, बट आई वुड नॉट कंपेयर इट लाइक टू लाइक अनुज, बिकॉज डिक्सन इज डूइंग अ लॉट मोर, यू नो, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, मोबाइल फोन, सेट टॉप बॉक्सेस, बहुत बड़ा है। डिक्सन को तो एक ज़माने में, यू नो, यूज्ड टू कॉल इट द फॉक्सकॉन ऑफ इंडिया, और ऑब्वियसली बिकॉज प्रिडोमिनेटली कन्वर्टर था तो उसके एबिटा मार्जिन्स लो सिंगल डिजिट्स में होते थे, पर डिक्सन को वैल्यूएशन रिटर्न रेशियोज पे मिलता था अनुज, और टॉप लाइन ग्रोथ पे ये कंपनी में वो क्षमता है कि वो बहुत अच्छा करे। मार्केट में आइडियाज की कमी बहुत है अनुज, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तंगी है आइडियाज की। मैं आपको कहता हूँ, जब हम फंड मैनेजर्स की बात पैसा करते बहुत है और एग्जैक्टली तो ऐसे इश्यूज जो है ना बहुत अच्छे कर जाएंगे। मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ कि अगर आज वेस्ट लाइफ भी लिस्ट करता ना तो डबल या ट्रिपल हो मैं जाता। एक्चुअली मेरा लास्ट सवाल वेस्ट लाइफ पर ही था, क्योंकि मैं आपको लास्ट के लिए रिजर्व कर रहा था। एक क्या डिफरेंट कर रहा है जो क्यूएसआर बाकी क्यूएसआर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बाकी क्यूएसआर में इतनी बड़ी करेक्शन हुई, ये स्टॉक लगातार लाइफ टाइम हाईज लगा रहा है। इस पे अनुज मैं आपके साथ आधे घंटे, एक्चुअली मैंने सुरभि के साथ रिसेंटली एक शो किया था बिल्कुल वेस्ट लाइफ पे, और हमने कुछ 20 मिनट इस पे चर्चा की थी, पर मैं आपको 3-4 बेसिक पॉइंट्स दे देता हूँ। ये एक ऐसी कंपनी अनुज जो रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड करने वाली है, वो है जो जुबिलेंट 10 साल पहले करता था, और ये डाइन इन बिजनेस है अनुज, राइट। तो अगर ये 35-40% रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस बन जाए तो इसको वही मल्टीपल्स मिलेंगे जो जुबिलेंट को मिलते थे अगर मार्केट तेजी के मूड में है। तो ये 55-60 का मल्टीपल सस्टेन कर जाएगा अगर मूड अच्छा है। इसमें सबसे अच्छी बात अनुज ये है कि इसने ना तो दूसरे कंट्रीज में जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे एंटर किया है, उनके काफ़ी कंपेटिटर्स ने नेपाल, बांग्लादेश, टर्की, श्रीलंका वगैरह में जहाँ इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह में एंटर किया है, तो वो इन्होंने नहीं किया। दूसरा, इन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रीमियमाइज किया है, वो दूसरे प्रोडक्ट्स में जैसे चाइनीज़ बिरयानी वगैरह किसी चीज़ में नहीं गए। जो समझ में आता है वही करो और उसको प्रीमियमाइज करो। एक ही डाइवर्सिफिकेशन की है बेवरेजेस में, कॉफ़ी में, और उसका ग्रॉस मार्जिन सिस्टम वाइड ग्रॉस मार्जिन के 10-15% हायर है। तो ये बंदा जो है वो मार्जिन सोच रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सोच रहा है। और सबसे बड़ी बात अनुज, इसके जो स्टोर ओपनिंग्स है ना, ये किसी रॉयल्टी बेनिफिट से लिंक नहीं है। आप सारे जो रिसेंटली लिस्टेड पिछले 2-2.5 साल में देखेंगे, अगर इंडिया थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो गया तो उन कंपनियों को स्टोर्स ओपन करने ही रहेंगे, क्योंकि उनका जो मास्टर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है उनको रॉयल्टी बेनिफिट्स मिलते हैं, इसमें इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें हैं, बट ये ब्रॉडली यही थॉट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अनुज के प्रमोटर्स के पास 55% है, पूरी फैमिली इसी बिजनेस में इन्वेस्टेड है, तो ऐसे कोई की मैन रिस्क नहीं है। जैसे जुबिलेंट में जब प्रतीक पोटा साहब ने छोड़ा था तो बहुत लोगों को लगा था अब क्या होगा, तो ऐसे कोई की मैन रिस्क वैसे है नहीं, क्योंकि पूरी फैमिली इसमें इन्वेस्टेड है। तो कुछ सॉफ्ट पॉइंट्स हैं, कुछ हार्ड पॉइंट्स हैं, बट ब्रॉडली आई थिंक कि अगर यहाँ से भी कोई स्टॉक, अगर आपका 3-4 साल का व्यू है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि वेस्ट लाइफ यहाँ से भी आपको डबलर मिले, 1500-1600 आराम से हो सकता है। ओके, तो राहुल आपको ज़्यादा खुशी किस चीज़ की है, वेस्ट लाइफ ऑल टाइम हाई पर होने की या डोकोविच का नंबर 23 होने की? सबसे ज़्यादा खुशी अनुज ये है कि आप फिट हैं, लेकिन ऑब्वियसली ही इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज मार्गरेट कोर्ट का एक और उनको कैप्चर करना है, बट ऑब्वियसली मेंस टेनिस में। बट आई थिंक अनुज कभी कभार, क्योंकि फेडरर, नडाल और जोकोविच का इम्पैक्ट इतना रहा है, यू नो, सबके अलग अलग पसंदीदा होते हैं, बट आई थिंक बचपन से हम किसी को देख के, बट आई थिंक दे आर ऑल द 3 ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ आवर जनरेशन। आई थिंक इट वुड बी अनफेयर टू पिक वन ऑफ द लॉट। मेरा एक बायस रहता है, क्योंकि मैं उनको फॉलो करके बड़ा हुआ हूँ पिछले 10-12 साल में। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो की हैं, मैंने अपने पर्सनल लाइफ में उससे सीख लेने की कोशिश की है, तो ऑब्वियसली एक थोड़ा झुकाव रहता है, बट आई थिंक वी आर जस्ट ब्लेस्ड कि हम एक ऐसे एरा में थे जहां पे जोकोविच, नडाल, फेडरर तीनों ने मतलब इतना जॉय हम सबको दिया है। एब्सोल्युटली, शायद हमारी लाइफ टाइम में दूसरा ऐसा एरा ना आए। लेकिन राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच करने के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स, और मुझे और मोटिवेट करने के लिए। चलिए, तो ये बात हुई आज बिग मार्केट वॉइसेस में राहुल अरोड़ा के साथ। अब चलते हैं नीरज जी के पास और सौंप देते हैं उनको बागडोर ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। जी हाँ, बिल्कुल शुक्रिया अनुज। और डेफिनेटली एक तरफ बर्गर से आप वेल्थ बनाइए, और दूसरी तरफ आप फिटनेस ज़रूर रखिए, जैसे कि अनुज ने बनाई है। तो बात हो रही थी वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की, जो मैकडी के नाम से बर्गर आप खाते होंगे। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाया है। ये देखिए 835 रुपये एक साल के अंदर मैं देख रहा था, 70% की रैली इसमें बनी, और यहाँ से भी डबल हो सकता है, ऐसा राहुल को लगता है। तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कंजम्पशन की भारत में। लेकिन